नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कहानी की बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रश्न पत्र 2 जिसका नाम है कथा साहित्य, उसके अंतर्गत हिंदी कथा साहित्य के विभिन्न लेखकों की रचनाएं शामिल है और साथ में एक उपन्यास भी उसमें दिया गया है जिसका नाम चित्रलेखा है। इस प्रश्न पत्र में आपको हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास का इतिहास और उसकी जो तत्व हैं उनकी भी जानकारी इस पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो उसके बारे में हमने पहले बात कर ली है, इतिहास के बारे में और कहानी के तत्वों के बारे में। और हमने 2 कहानियाँ इस पाठ्यक्रम की पढ़ ली हैं, जिनमें से एक धुलाई वाली है और दूसरी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी है। आज हम तीसरे नंबर की जो कहानी है मधुआ, इस पर हम अपनी बातचीत आज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थियों कि हिंदी में कहानी एक नई विधा है। आपको आश्चर्य होगा कि कहानी नई विधा कैसे हो सकती है, लेकिन ये सच है। हिंदी में आधुनिक कहानी का जो आरंभ हुआ वो द्विवेदी युग में हुआ, जिसमें उसके आरंभिक जो कथाकार थे, जैसा कि धुलाई वाली है, रामचंद्र शुक्ल है, और इन लोगों से कहानी शुरू होती है। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी आती है, उसने कहा था, जो पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है। उसके बाद में प्रेमचंद आते हैं और प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत ही लोकप्रिय होती है। अब उससे पहले भी कथाएं लिखी गई थी, उससे पहले कथाएं थी, जैसे कि पद्मावती की कथा थी, पद्मावत है। उसी तरह से अनेक कथाएं पहले लिखी जाती रही, चरित्र लिखे जाते रहे, आख्यान लिखे जाते रहे, लेकिन उनमें आधुनिक कहानी का तत्व नहीं था। आधुनिक कहानी जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक मनोवैज्ञानिकता होती है और साथ में यथार्थ का अंकन भी होता है। आज की जो कहानी है, आधुनिक कहानी जिसे हम कहते हैं, वह अपने स्वरूप में, अपने लिखने के तरीके में और पूरी प्रक्रिया में, लेखन प्रक्रिया में जो अंग्रेजी की जो शॉर्ट स्टोरी है उसके समकक्ष पड़ती है। और हिंदी में जो पहले या संस्कृत में जो पहले चीज़ें लिखी जाती रही, जैसे कि गाथा लिखी जाती रही, आख्यान, वृत्तांत आदि लिखे जाते रहे, उनसे ये बिल्कुल अलग है। अब हम एक सीधे संक्षिप्त में मुंशी प्रेमचंद जी की एक परिभाषा पढ़ लेते हैं जो उन्होंने कहानी को लेकर दी है। वो लिखते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी के चरित्र, कहानी की शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। एक छोटे से भाव को लेकर के या छोटे से चरित्र को लेकर के कहानी लिखी जाती है। जबकि आपने जो पूर्व की जो बाणभट्ट की आत्मकथा जैसी कथाएं और आख्यान, वृत्तांत संस्कृत के हम देखते हैं तो उनमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है। उनमें काफ़ी विस्तृत उसका जो फलक होता है कथा का, वो काफ़ी फैला हुआ माना जाता है। कथाओं को पढ़ने में कई बैठकें लगती है, कई ज़्यादा समय लगता है, जबकि कहानी को हम एक बैठक में पढ़ सकते हैं। तो ये उसका जो कहानी का जो फैलाव होता है वह भी थोड़ा कम होता है, कहानी छोटी होती है। जबकि अब उसको और अगर फैलाएं तो फिर वो उपन्यास हो जाता है। तो ऐसी ही एक कथा का आज हम यहाँ उस पर बातचीत करेंगे। उसका नाम है मधुआ, जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आप जानते हैं दोस्तों
कि छायावाद युग में कहानी का स्वरूप और कहानी को काफ़ी प्रौढ़ता मिली। उसका मूल कारण था एक तो प्रेमचंद जी और दूसरा था जयशंकर प्रसाद। तो इन दोनों ही बड़े कलाकारों ने अपने अपने जो शैली है, लेखन शैली, उससे दूसरे कई लेखकों को प्रेरित किया और ये दो स्कूल कहलाए। एक प्रेमचंद का स्कूल कहलाया और दूसरा जयशंकर प्रसाद का स्कूल कहलाया। हम अगर परिचय की बात करें कि जयशंकर प्रसाद का परिचय हम जानें तो हम देखते हैं कि उनका जो एक लेखक का जो व्यक्तित्व है, उनका लेखक के रूप में वो काफ़ी विस्तृत है। वो एक कवि के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, साथ में नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और तीसरे नंबर पर उसकी जो पहचान है वो कहानीकार के रूप में है। लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं वो हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व रखती है। ख़ासतौर पे पुरस्कार कहानी, आकाशदीप कहानी, देवव्रत कहानी, सुजाता कहानी और मधुआ कहानी, ये ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हिंदी साहित्य के कई पाठ्यक्रमों में ये कहानियाँ पढ़ाई जाती है। तो ये जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ इसको हम थोड़ा जानें। इनका जन्म काशी में हुआ और ये 1890 ईस्वी से 1937 ईस्वी के बीच में वर्तमान रहे। इनकी जो कहानियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं देखें तो इनकी जो पहली कहानी है वो ग्राम थी। याद रखना आप लोग, इनकी पहली कहानी का नाम ग्राम था जो 1911 में इंदू पत्रिका में छपी थी। उसके बाद उनके कई कहानी संग्रह आए 1911 के बाद। तो उनमें से कुछ जैसे प्रतिध्वनि कहानी संग्रह जो उनका आया वो 1926 में आया। फिर आकाशदीप कहानी संग्रह आया जो 1929 में प्रकाशित हुआ। 1931 में आंधी, 1936 में इंद्रजाल, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह आए। और आपकी जो ये कहानी है जिसका नाम है मधुआ, ये कहानी इनके आंधी कथा संग्रह से ली गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये किस कथा संग्रह की कहानी है, तो ये आंधी कथा संग्रह की कहानी है। अब हम बात करें कि अपनी अलग पहचान किस प्रकार से प्रसाद जी हिंदी कथा साहित्य में बनाते हैं, तो उनकी तुलना होती है प्रेमचंद जी से। प्रेमचंद जी से एक अलग तरह की कहानी की शुरुआत उन्होंने की थी। उनकी प्रतिभा प्रेमचंद की प्रतिभा से कुछ अलग थी। उनकी प्रकृति अलग थी। जहां प्रेमचंद का रुझान अपनी कहानियों में जीवन के चारों ओर फैले हुए यथार्थ, किसान है, मजदूर है, गांव है, शहर है, वहाँ के चारों ओर जो वातावरण हमें दिखता है, वातावरण प्रधान कहानियाँ, चरित्र प्रधान कहानियाँ उन्होंने लिखी। वही क्योंकि प्रसाद जी कवि थे इसलिए एक स्वच्छंदतावादी, एक काल्पनिक व्यक्तित्व उनका था, इसलिए उनकी कहानियों में कल्पना तत्व ज़्यादा है। उन्होंने काल्पनिक कहानियाँ लिखी और अंतर्मन की कहानियाँ, अंतर्मन की जो सूक्ष्म भावनाएं होती है उनको लेकर के उन्होंने कहानियाँ ज़्यादा लिखी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी कहानियाँ इतिहास पे आधारित और काल्पनिक कहानियाँ लिखी, क्योंकि इतिहास कल्पना के आधार पर उन्होंने गढ़ा था तो काल्पनिकता तो थी, लेकिन उन्होंने कुछ सामाजिक यथार्थवादी कहानियाँ भी लिखी जिनमें यथार्थ का अंकन किया या उसमें कल्पना से एक जो अपने सामने जो यथार्थ था उसको खड़ा किया। तो उनमें से ही ये मधुआ कहानी वैसी ही कहानी है, पर उन्होंने ज़्यादातर जो कहानियाँ लिखी वो इतिहास परक लिखी और कल्पना आधारित लिखी, क्योंकि उन्होंने अपने नाटकों में और काव्य में भी अपना जो भारत का जो स्वर्णिम अतीत है उसका गौरवगान ज़्यादा किया है और अपनी कल्पना की उड़ान से उसका एक काव्यात्मक चित्रण
अपनी सभी प्रकार की विधाओं में उन्होंने खींचा है। तो यही उनकी कहानियों में मिलेगा। आप आकाशदीप कहानी पढ़िए, आप उनकी पुरस्कार कहानी पढ़िए, सुजाता, देवव्रत, कोई भी कहानी आप पढ़ लीजिए, तो उसमें आप ममता कहानी आप पढ़िए, तो इन सभी कहानियों में ऐतिहासिक गौरव का चित्रण मिलता है। और वहाँ भी वो पर मनोविज्ञान को ले आते हैं। वहाँ भी वो जो ऐतिहासिक पात्रों के मन के भीतर चलने वाली जो उथल पुथल है, उसका वो वर्णन वहाँ भी करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। सभी कहानियों में प्रसाद जी की चाहे कोई भी कहानी हो, उसमें उसका जो पात्र है उसका व्यक्तित्व बहुत समग्रता से उन्होंने चित्रण किया है। उनके व्यक्तित्व में उन्होंने करुणा, त्याग और बलिदान, फिलॉसफी और काव्यात्मकता, भावुकता और चित्रात्मकता उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। मानसिक द्वंद्व का चित्रण प्रसाद जी बहुत ही बेजोड़ ढंग से करते हैं। चाहे वो उनकी कोई भी कहानी, उसमें पात्रों की जो मन स्थितियाँ हैं और मानसिक द्वंद्व है, उसका चित्रण बहुत ही कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से करते हैं, जो पाठकों के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। उनके नारी पात्र तो बेजोड़ हैं। प्रसाद जी ने जो नारी पात्र अपनी कहानियों में खड़े किए हैं, वो आज भी याद रखे जाते हैं। उन्होंने पात्रों का गठन इस प्रकार से किया है कि उनकी एक छवि आज हमारे दिमाग में बन जाती है। चाहे वह पुरस्कार की वह लड़की हो जो कि प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद में पड़ी है, चाहे वो आकाशदीप की हो और चाहे सुजाता हो, ममता हो, ये सभी इसी प्रकार के नारी पात्र हैं जो पाठकों को बहुत देर तक याद रहते हैं। आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुजाता और पुरस्कार की मधुलिका, ऐसे ही आपके 12वीं में एक कहानी रही होगी, 11वीं 12वीं में मधुलिका की पुरस्कार कहानी। तो ये इस प्रकार के पात्र हैं जो बड़े ही जोरदार हैं और याद रहने लायक हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमचंद और प्रसाद जी में मुख्य अंतर ये हम देखते हैं कि जहाँ प्रसाद जी ने प्रेमचंद ने बाहरी संसार की व्यापकता का चित्रण किया, बाहरी जीवन की उथल पुथल है, गोरख धंधे हैं, उनको अपनी कहानियों में धोखाधड़ी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे अच्छे आदर्श पात्र भी उनकी कहानियों में है प्रेमचंद जी की में, जो बाहरी दुनिया में जैसे पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, ये इनमें बाहरी वर्णन ज़्यादा, अंतर्द्वंद का वर्णन कम है। लेकिन प्रसाद जी ने पात्रों के मानसिक संसार को, आंतरिक जो संसार है उसकी जो उथल पुथल है और उनको ऐसी उनकी जो मन स्थितियाँ हैं उनका चित्रण ज़्यादा किया है, ये आप देखते हैं। और भाषा के स्तर पर भी अंतर है। हम देखते हैं कि जहाँ प्रेमचंद जी की जो भाषा है वह हिंदुस्तानी है, उसमें फ़ारसी, उर्दू, हिंदी की बोलचाल की भाषा है। वहीं क्योंकि प्रसाद जी कवि थे तो उनकी भाषा में थोड़ी काल्पनिकता ज़्यादा है, तत्सम प्रधान ज़्यादा है और एक प्रकार की परिनिष्ठित भाषा उन्होंने काम में ली है, बहुत ही काल्पनिक भाषा उनकी मिलती है। तो कहानी शैली के स्तर पर भी एक बहुत बड़ा अंतर हम देखते हैं। वहीं बाद में जब प्रेमचंद जी और जैसे रामचंद्र शुक्ल आदि की जो प्रेरणा से प्रसाद जी ने कुछ यथार्थवादी कहानियाँ भी लिखी, तो उनमें उनका जो, क्योंकि सामाजिक यथार्थ की कहानियाँ थी, वो सामाजिक कहानियाँ थी, तो सामाजिक कहानियाँ होने की वजह से उनको बोलचाल की भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे कि वर्तमान कहानी है, जैसे मधुआ कहानी है, तो ये एक सामान्य जीवन की घटना से उठाई गई कहानी है, एक शराबी की कहानी है और घोर गरीबी की कहानी है, सामंतवादी ढांचे की कहानी है। तो इसमें सरल और बोलचाल की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हमें आश्चर्य होता है कि प्रसाद जी जैसे कवि, जिनकी भाषा बड़ी तत्सम प्रधान और बड़ी ही मृषण और कोमलकांत है, वो इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की भाषा कैसे लिख रहे हैं। लेकिन ये उन्होंने अपने भाषा में अपनी भाषा का जो उनका जो फैलाव है वो काफ़ी व्यापक था, तो इस प्रकार की भाषा भी वो लिख सकते हैं, इस बात का उन्होंने इसमें सबूत दिया है। उनकी कहानियों के जो विषय हैं वो कर्तव्य और प्रेम, राष्ट्रभक्ति,
त्याग, ममता कहानी पढ़ लीजिए आप त्याग के लिए। रहस्य भावना, जैसे आकाशदीप कहानी है उसमें आप रहस्य भावना पाएंगे। जैसे उदात्त भावों को उनकी कहानियाँ प्रकट करती हैं, इसलिए उनके पात्र भी बहुत समृद्ध व्यक्तित्व वाले हैं। हमने पहले बात की कि उनके जो पात्र हैं वो एक जीवंत व्यक्तित्व लेकर खड़े होते हैं। कल्पना के आधार पर ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करते हैं जो स्मृतियों में बहुत दिनों तक याद रहता है, चाहे वह सुजाता हो, मधुलिका हो, चंपा हो, ऐसे पात्र हैं। ये मधुआ पात्र देख लीजिए आप इसी कहानी का। तो बहुत समृद्ध व्यक्तित्व वाले, उनके व्यक्तित्व में उन्होंने तरह तरह के जो गुण हैं, मानवीय चरित्र को उदात्त बनाने वाले जो गुण हैं, जैसे करुणा है, प्रेम, त्याग, बलिदान, इन चीज़ों का उन्होंने समावेश किया है। शिल्प विधान की बात करें तो भी प्रेमचंद की कहानियों से एक अलग रास्ता उन्होंने अपनाया। शिल्प विधान में भी कल्पना का ज़्यादा सहारा लिया, ऐतिहासिकता का समावेश किया और सशक्त पात्रों की दृष्टि से भी प्रेमचंद की तरह ही एक अलग टाइप के पात्र उन्होंने अपनी कहानियों में खड़े किए। प्रेमचंद के पात्र भी यद्यपि याद रहते हैं, चाहे वो हामिद हो, ईदगाह का हामिद हो, चाहे बूढ़ी काकी की वह लड़की हो, और चाहे पंच परमेश्वर के अलगू चौधरी और वो हो। इसी तरह से बहुत सारे हैं, बड़े घर की बेटी हो, नमक का दरोगा का बंशीधर हो, बहुत सारे पात्र उन्होंने भी अच्छे खड़े किए हैं। लेकिन उनके पात्रों से प्रसाद जी के पात्र अलग हमें प्रतीत होते हैं। एक कल्पना आधारित है, यथार्थवादी पात्र नहीं है, बहुत ही आदर्शवादी ये पात्र हमें दिखाई देते हैं। और जबकि प्रेमचंद जी के पात्र हैं उनका हृदय परिवर्तन होता है, वो आदर्श उन्मुखी यथार्थ वाले पात्र हैं, वो बदलते हैं परिस्थितियों के अनुसार, बाह्य परिस्थितियों के अनुसार। जबकि प्रसाद जी के पात्रों में एक अंतर्द्वंद चलता है, उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। तो इन सभी भिन्नताओं के कारण प्रेमचंद के समकाल में लिखते हुए भी प्रसाद जी को एक अलग स्कूल माना गया और कई लेखक प्रसाद जी से प्रेरित होकर के कहानियाँ लिखने लगे। उनमें बहुत सारे लेखक थे, जैसे बात करें हम तो चतुरसेन शास्त्री है, राय कृष्णदास है, ये ऐसे ही लेखक हैं। और चैनेन्द्र है, अज्ञे हैं, ये उसी परंपरा के लेखक हैं जो प्रसाद जी की परंपरा थी, आंतरिक मनोवैज्ञानिक चित्रण करने वाले लेखक। हाँ, कुछ कहानियाँ प्रसाद जी ने अपने मूल स्वभाव से अलग लिखी, जैसे मधुआ कहानी है तो ये यथार्थवादी सामाजिक कहानी है, इसमें काल्पनिकता कम है। कवि के रूप में हम जानते हैं उनका एक अलग व्यक्तित्व है और उस कवि की जो झलक है उनकी कहानियों में भी दिखाई देती है। ये मैंने बता ही दिया है आपको कि वो एक नाटककार थे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और इसी तरह से कवि तो वो थे ही, आंसू, लहर और कामायनी, झरना, ये उनके प्रसिद्ध कविताएं हैं उनकी। इसी तरह से हम बात करें तो ये हम बता ही चुके हैं कि उनके अंदर आंतरिक द्वंद्व होता है, मनोविज्ञान और मन के अंदर की जो उथल पुथल है उसका वो वर्णन ज़्यादा करते हैं। इतने बड़े कथाकार होने के बावजूद एक विधि का विधान है कि उनको एक कथाकार के रूप में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी प्रेमचंद को उनके समय में मिली। तो इस तरह से जो उनके कवि की जो विराट व्यक्तित्व, जहाँ कवि व्यक्तित्व था उनका, उस कवि व्यक्तित्व ने उनकी जो कथाकार का जो व्यक्तित्व था उसको ढक लिया। नाटककार भी वो बहुत बड़े थे। नाटक में तो एक प्रसाद युग ही कहलाता है, जैसे प्रेमचंद युग कथा में कहलाता है वैसे नाटक में प्रसाद युग का नाटक कहलाता है। कुल 72 कहानियाँ इन्होंने लिखी। इनमें 1912 में बताई दिया मैंने, ग्राम कहानी 1912 में हिंदू में प्रकाशित हुई थी। तो ये उनकी स्वर्ग के खंडहर भी उनकी एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। आकाशदीप भी उनकी प्रेम कहानी है। पुरस्कार भी प्रेम कहानी है। इस तरह प्रेम को उन्होंने अपने कहानियों का एक प्रमुख आधार बनाया। फिर वो धीरे धीरे भावनाओं की सघनता से गुजरते हुए यथार्थ की समस्याओं की ओर आते हैं, जिसमें यथार्थ की समस्याओं में आप मधुआ कहानी में आप देख सकते हैं। इसी तरह से
उनकी कहानियों का धीरे धीरे विकास हुआ। पहले उन्होंने कहानी के क्षेत्र में प्रयोग किए और फिर प्रौढ़ता की ओर धीरे धीरे बढ़े। तो जैसे आकाशदीप कहानी है, उसको आप प्रौढ़ कहानी कहेंगे। ममता है, पुरस्कार है, ये उनकी प्रौढ़ कहानियाँ। लेकिन शुरू में उन्होंने ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी और उसमें काफ़ी प्रयोग किए। वो अपने लिए भूमिका तलाश रहे थे, एक भूमि तलाश रहे थे जिस पर वो अपनी कला को दिखा सके। छाया और प्रतिध्वनि इसी प्रकार के प्रयोगकालीन कहानी संग्रह है। उनके प्रौढ़ कहानी संग्रह में 3 है, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। वर्तमान जो आप आंधी कहानी पढ़ेंगे, उस आंधी कहानी संग्रह में कुल 11 कहानियाँ हैं। उन्हीं में से एक कहानी मधुआ भी है और दूसरी दासी है, घीसू है, बेड़ी है। ये उनकी अन्य सामाजिक कहानियाँ हैं जो इस आंधी कहानी संग्रह में आपको पढ़ने को मिलेगी। ये हमने दिखाई दिया है कि मधुआ एक शराबी की कहानी है, एक सामाजिक समस्या जो शराबखोरी की जो सामाजिक समस्या है उसका इसमें जिक्र है, गरीबी का जिक्र है। और किस प्रकार से एक शराबी एक अनाथ लड़के को देख करके किस तरह से अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करता है, उसका मनोविज्ञान किस तरह से बदलता है, उसका जिक्र इस कहानी में हुआ है। तो मुझे लगता है आज का पाठ यहाँ हम समाप्त करते हैं। प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों का अंतर हमने पढ़ लिया है। कल हम अपनी मधुआ कहानी का परिचय पढ़ेंगे और पाठ को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। कोविड-19 का समय है, आप लोग 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात का ध्यान रखें। मास्क पहने और 2 गज की दूरी को मेंटेन रखें। इसके अलावा बार बार हाथ धोएं और हाथ धोने के साथ अपनी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी बरकरार रखें। उसके लिए आप अच्छा खाएं, नियमित पानी पिएं, अच्छा खाएं और खान पान का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और बीमार आप नहीं पड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।